स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के पन्नों में छिपे एक ऐसे अनुच्छेद पर बात करने जा रहे हैं जो खुद कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन शायद बाकी सारे मौलिक अधिकारों की असली चाबी है। बिल्कुल, ये भाग 3 का आप कह सकते हैं आखिरी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 35। हाँ। और सुनने में ये थोड़ा सूखा और तकनीकी लग सकता है, पर असल में ये संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये सिर्फ एक नियम नहीं लगता। नहीं, ये एक नियम नहीं है, ये राष्ट्र की एकता का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। और आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों से जुड़े कानून बनाने की सारी बड़ी ताकत सिर्फ देश की संसद को ही क्यों दी, राज्यों को क्यों नहीं। और इसका एक आम इंसान की जिंदगी पर, उसकी पीढ़ियों पर क्या असर पड़ सकता है, ये भी बहुत जरूरी है समझना। तो हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें संवैधानिक बहसें हैं, कुछ कानूनी विश्लेषण है और कुछ अदालती मामले भी हैं जो दिखाते हैं कि जब ये संतुलन बिगड़ता है तो जमीन पर असल में होता क्या है। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये अनुच्छेद 35 आखिर है क्या, इसे इतना जरूरी क्यों माना गया? देखिए, अनुच्छेद 35 को आप मौलिक अधिकारों का इंजन रूम कह सकते हैं। इंजन रूम? हाँ, ये वो जगह है जहां से अधिकारों को लागू करने की असली ताकत मिलती है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये अनुच्छेद जो कागज पर लिखे अधिकार है ना जी, उन्हें असल जिंदगी में लागू करने का एक पुल बनाता है। इसके 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला है अनुच्छेद 35A। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान बनाने वाले कुछ मामलों पर मतलब कोई समझौता ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि इन पर पूरे देश में एक ही कानून हो। बिल्कुल, आप एकदम सही समझी। वो कुछ मामलों पर कोई रियायत देना ही नहीं चाहते थे, जैसे ये तय करने का अधिकार कि सरकारी नौकरी के लिए कौन स्थानीय है। हाँ, ये सिर्फ देश की संसद के पास हो, ताकि कोई भी राज्य अपने दरवाजे बंद न कर दे। अच्छा, और जैसे सेना के नियम? वही बात, सेना के नियम पूरे देश में एक जैसे हों। ऐसा ना हो कि मान लीजिए पंजाब में तैनात सैनिक के अधिकार अलग हों और तमिलनाडु में तैनात सैनिक के बिल्कुल अलग। अनुच्छेद 35 इन्हीं गैर समझौता योग्य मामलों की चाबी है। और इसमें और क्या-क्या शामिल है? आपने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया था। हाँ, इसी में अनुच्छेद 32(3) भी आता है। ये कहता है कि संसद चाहे तो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरी अदालतों को भी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे याचिका सुनने की ताकत दे सकती है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर संसद चाहे तो भविष्य में हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिला अदालतों को भी सीधे रिट याचिका सुनने की ताकत दे सकती है। सैद्धांतिक रूप से हाँ, शक्ति संसद के पास है। इसके अलावा अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के अधिकारों को नियंत्रण करने और अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान किए गए कार्यों को सुरक्षा देने की शक्ति भी सिर्फ संसद को ही देता है। और अपराधों के लिए सजा? हाँ, सबसे जरूरी बात, भाग 3 के तहत जो भी काम अपराध माने गए हैं, जैसे छुआछूत, जी, उनके लिए सजा क्या होगी, ये तय करने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ संसद का है। तो ये तो हुई कि ताकत किसके पास है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया? आप कह रहे हैं कि पूरे देश में एक रूपता के लिए यह जरूरी था, पर भारत तो विविधताओं का देश है। क्या एक ही कानून हर जगह फिट बैठ सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इससे स्थानीय जरूरतें नजरअंदाज नहीं हो सकती? और क्या संविधान सभा में किसी ने इसका विरोध नहीं किया कि ये संघवाद यानी फेडरलिज्म के खिलाफ है? विरोध तो हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का तर्क बहुत मजबूत था। उनका मानना था कि मौलिक अधिकार इतने पवित्र हैं कि उन्हें राज्यों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब? अब सोचिए, अगर अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसे अपराध के लिए हर राज्य अपनी अपनी सजा तय करता, मान लीजिए एक राज्य में इसके लिए 6 महीने की सजा हो और पड़ोसी राज्य में सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि किसी भी नागरिक के अधिकार सिर्फ इसलिए काम ना हो जाएं क्योंकि वो किसी दूसरे राज्य में रहता है। ये राष्ट्रीय एकता को सीमेंट करने वाला एक कदम था। हाँ, तो ये कानून कागज पर अधिकारों को मजबूती देते हैं। संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल करके कौन से बड़े कानून बनाए हैं जो आज भी हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं? कई ऐतिहासिक कानून हैं, जैसे अनुच्छेद 17 यानी छुआछूत के अंत को जमीन पर उतारने के लिए हाँ, संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया। बाद में इसे और मजबूत करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का नाम दिया गया। और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 बना। इसी तरह बच्चों को खतरनाक कामों से बचाने के लिए
अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम निषेध और विनिमयन अधिनियम 1986 बनाया गया। और सशस्त्र बलों के लिए भी? हाँ, जैसा हमने पहले बात की, सशस्त्र बलों के लिए सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायुसेना अधिनियम भी इसी अनुच्छेद 35 की शक्ति से बने हैं। तो ये कानून पूरे देश के लिए बनाए गए, लेकिन क्या होता है जब एक राज्य का अपना विशेष कानून, जैसे कि जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370, इन राष्ट्रीय सिद्धांतों से टकराता है? हमारे स्रोतों में जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समुदाय की कहानी इसी टकराव को बहुत मार्मिक ढंग से दिखाती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा मामला है जो दिखाता है कि संवैधानिक प्रावधान कैसे पीढ़ियों की किस्मत लिख सकते हैं। कहानी 1957 की है। उस समय जम्मू कश्मीर में स्थानीय सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। अच्छा। और शहरों में मतलब गंदगी का अंबार लग गया था। एक बड़ा स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया था। तो उस वक्त की सरकार ने क्या किया? तत्कालीन सरकार, जिसके मुखिया बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, उन्होंने पंजाब से मदद मांगी। वहां से लगभग 250 से 272 वाल्मीकि परिवारों को खास तौर पर सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करने के लिए जम्मू बुलाया गया। और उनसे एक वादा किया गया था। हाँ, एक बहुत बड़ा वादा कि उन्हें स्थायी निवासी का दर्जा यानी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट PRC दिया जाएगा, जिससे वे और उनके बच्चे भी राज्य के बाकी नागरिकों की तरह जी सकेंगे। लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ। कभी नहीं। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे यानी अनुच्छेद 370 और 35A के कारण उन्हें कभी भी वो PRC नहीं मिला और इसके नतीजे मतलब बहुत ही भयावह थे। क्या हुआ? PRC के बिना उनके बच्चे कितनी भी पढ़ाई कर लें, हाँ, वे सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते थे। एक मिनट, क्या मतलब अगर किसी ने इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई भी की हो तब भी उसे सरकारी नौकरी सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही मिलेगी? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, यही उस समुदाय की त्रासदी थी। वे प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला नहीं ले सकते थे, राज्य में अपने नाम पर जमीन नहीं खरीद सकते थे और राज्य के चुनावों में वोट तक नहीं डाल सकते थे। ये तो एक तरह की गुलामी हो गई। ये एक तरह की नहीं, ये असल में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गुलामी बन गई थी, जहां शिक्षा और प्रतिभा का कोई मोल ही नहीं था। हमारे स्रोतों में 2 लोगों की कहानियां हैं जो इस दर्द को और भी साफ कर देती हैं। एक राधिका गिल की कहानी है। हाँ, राधिका गिल एक प्रतिभाशाली एथलीट थी। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल BSF में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट पास कर लिया था। वो अपने सपने के बहुत करीब थी। लेकिन जब दस्तावेजों की जांच हुई तो PRC न होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। एक दस्तावेज ने उनका पूरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। यह सुनना ही कितना दुखद है। किसी के सपने को सिर्फ एक दस्तावेज की वजह से तोड़ दिया गया। और दूसरी कहानी एकलव्य की है। एकलव्य ने राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। अब आप सोचिए, इतनी पढ़ाई के बाद भी PRC न होने के कारण उन्हें किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी के लायक नहीं समझा गया। उन्हें सिर्फ एक अस्थायी ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी मिल सकी। उनकी पीड़ा तो कल्पना से भी परे है। जी, एक युवा ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा था, लोग कहते हैं कि जातिगत भेदभाव नहीं है, लेकिन हमने इसे 3 पीढ़ियों तक देखा है। मेरे दादाजी को यहाँ गलियां साफ करने के लिए लाया गया था, हम आज भी वही कर रहे हैं। बस 2019 को सब कुछ बदल गया। हाँ, जब अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया तो इस समुदाय के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगी। अब उन्हें अधिवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने का अधिकार मिल गया। हमारे स्रोतों में एक 75 साल की महिला दीपू देवी का जिक्र है। बिल्कुल, जब 63 साल के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें वो सर्टिफिकेट मिला तो उनकी आंखों में आंसू थे। और राधिका गिल ने कहा था, इस दस्तावेज ने हमें दशकों पुरानी गुलामी से आजाद कर दिया है। ये सच में दिखाता है कि कैसे संविधान का एक अनुच्छेद लोगों की जिंदगियों में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। बिल्कुल, वाल्मीकि समुदाय का मामला दिखाता है कि जब मौलिक अधिकारों पर एकरूपता का राष्ट्रीय सिद्धांत किसी स्थानीय कानून से टकराकर कमजोर पड़ता है तो क्या होता है, और जब उसे ठीक किया जाता है तो उसका असर कितना सकारात्मक होता है। तो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं थी। अदालतों ने भी बार बार इस सिद्धांत को मजबूत किया है कि कुछ मामलों में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद का है। हाँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसलों को देखें तो ये बात और साफ हो जाती है। एक मामला झारखंड का था। अच्छा। वहां सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकालकर कुछ जिलों में क्लास 3 और 4 की सारी सरकारी नौकरियां 100% सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दी थी। 100%? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा, ये आप नहीं कर सकते।
संविधान का अनुच्छेद 16(3) कहता है कि निवास के आधार पर नौकरी में आरक्षण का कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। और ये ताकत उसे अनुच्छेद 35 से मिलती है। बिल्कुल, कोई भी राज्य सरकार ये नहीं कर सकती। और दूसरा मामला आंध्र प्रदेश का था शायद। हाँ, वो भी कुछ ऐसा ही था। वहां सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षकों की सारी सीटें, यानी 100% सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी असंवैधानिक ठहराया। और वजह? कोर्ट ने कहा कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है और राज्य अपनी शक्तियों से बाहर जा रहा है। ये मामले दिखाते हैं कि अदालतें अनुच्छेद 35 को लेकर कितनी स्पष्ट हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? आज की इस चर्चा से साफ है कि अनुच्छेद 35 सिर्फ एक कानूनी टेक्स्ट नहीं है, बल्कि ये संविधान की मशीनरी का वो जरूरी पुर्जा है जो पूरे देश में अधिकारों की गाड़ी को एक समान गति से चलाने में मदद करता है। बिल्कुल, ये सैद्धांतिक अधिकारों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को पाटता है। ये सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकार सिर्फ खूबसूरत घोषणाएं न रह जाएं, बल्कि उनके पीछे कानून की वो ताकत हो जो पूरे देश में हर नागरिक के लिए बराबर लागू हो। और अब सोचने के लिए एक अंतिम विचार। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए शक्ति को संसद में केंद्रित करता है ताकि पूरे देश में एकरूपता बनी रहे। यह व्यवस्था दशकों से काम कर रही है, लेकिन आज के डिजिटल युग में जब भेदभाव और अधिकारों के उल्लंघन के नए नए रूप सामने आ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन हेट स्पीच, डेटा प्राइवेसी का हनन या एआई से होने वाला भेदभाव, तो क्या ये केंद्रीकृत व्यवस्था कभी-कभी धीमी पड़ सकती है? ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या सुरक्षा के लिए बनाया गया ये ढांचा इन नई और तेजी से बदलती चुनौतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में एक बाधा भी बन सकता है?